हाय गाइस, दिस इज मनीष फ्रॉम स्नैपसॉल्व और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स को। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का डाउट आता है तो हमारा ऐप स्नैपसॉल्व को डाउनलोड कीजिए और अपने डाउट के पिक को क्लिक कीजिए और डिटेल्ड सॉल्यूशन इंस्टेंटली फ्री पाइए। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए गाइज, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइज, हमको डिस्कस करना है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होती क्या है। देखो गाइज, मैथ्स की डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। मैथ्स की डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं। जैसे एक ब्रांच तो अलजेब्रा होता है, दूसरा ब्रांच आपका क्या होता है, जियोमेट्री होती है, तीसरा ब्रांच होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री होती है। ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। एक कैलकुलस होता है, एक अरिथमेटिक होती है। क्या होती है? अरिथमेटिक। ठीक है। और एक आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी होती है। तो गाइज, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एक मैथ्स की ब्रांच ही है, ठीक है। जैसे अगर हम अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा में बेसिकली हम लोग इक्वेशंस के बारे में डील करते हैं। जियोमेट्री में हम लोग बेसिकली फिगर्स होते हैं ना, जैसे कि ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, इस तरह की फिगर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपको याद हो तो अलजेब्रा में हम लोग लीनियर इक्वेशंस या इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, और इसमें जो है बेसिकली हम लोग फिगर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में क्या होता है, इन्हीं दोनों से लिंक होता है। ये भी मतलब कि जियोमेट्रिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं थ्रू अलजेब्रा के थ्रू हम लोग जियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम क्या करते हैं, जियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। किसके थ्रू सॉल्व करते हैं? अलजेब्रा के, है ना। तो कुल मिलाकर के अलजेब्रा और जियोमेट्री, इन दोनों का, अलजेब्रा और जियोमेट्री का जो कॉम्बिनेशन हुआ है उसी को मैं बोल सकता हूँ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। गाइज, पहले जो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को एक सेपरेट ब्रांच के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता था। आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो गाइज, ये फ़ोटो है रेने देकार्ते की। रेने देकार्ते 17वीं सेंचुरी की ग्रेट मैथमेटिशियन हैं, फ्रेंच मैथमेटिशियन हैं। हो क्या रहा था, देखिए, आमतौर पे सब लोगों को सुबह सुबह बिस्तर में पड़े रहने की आदत होती है। ये भी एक दिन सुबह सुबह बिस्तर में पड़े रहे थे, यानी लेटे थे, और हुआ ये कि इनके दिमाग में एक आइडिया आया। तो इन्होंने एक प्लेन लिया, है ना, एक प्लेन यानी एक कागज़ का टुकड़ा, इस पर कोई एक पॉइंट रखा और इस पॉइंट की एक फिक्स लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताने की, कंसीडर करने की कोशिश किया, ठीक है ना। और इन्होंने उसकी एक एक युक्ति निकाली, एक मतलब इसको निकाल लिया उन्होंने, ठीक है ना। तो फिर ऐसा हुआ कि इनके इस आइडिया की वजह से, रेने देकार्ते के इस आइडिया की वजह से कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को अपना एक इंडिपेंडेंट ब्रांच मिला, ठीक है ना। तो इनका बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है। पूरा का पूरा मैं ये कह सकता हूँ सोल क्रेडिट गोज टू हिम, ठीक है ना। पूरा का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, रेने देकार्ते को, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का हम इनको फादर भी बोलते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री रेने देकार्ते, ठीक है गाइस। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूँ सो दैट आपको एकदम से क्लियर हो जाए कि ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होता क्या है, ठीक है ना। चलिए गाइज, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके सामने एक क्लास बनाया है। क्लास का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे टीचर हुआ करती हैं जो आपको पढ़ाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपके टीचर हैं और आपके सामने ये क्लास लगी रहती है, आपको पता है ना, ऐसे ही तो होता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे और एक टीचर हैं, ठीक है ना। तो अगर इसमें क्या होता है कि देखो इधर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं बच्चों? रो बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रो 1, क्या बोलेंगे? रो 1। इसको बोलेंगे रो 2, इसको बोलेंगे रो 3, इसको रो 4 बोलेंगे, ठीक है। इसको रो 5 बोलेंगे,
और इसको रो 6 बोलेंगे और इसको रो 7 बोलेंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरह से इनको जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इनको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक रो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा का पूरा 1 रो है। ठीक है ना। हाँ, इसके बाद दूसरा रो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 रो हैं टोटल। कितने? 7 रोज हैं। नाउ अब ये जो है, ये जो वर्टिकल लाइंस है, ठीक है, ये इसको पूरा को बोलेंगे कॉलम 1। क्या बोलेंगे? C1 कॉलम 1। इसको बोलेंगे C2 यानी कि कॉलम 2। इसको बोलेंगे C3 यानी कि कॉलम 3, C4, C5 और C6 हो गया। ठीक है, C5 और C6 हो गया। अब ऐसा होता है गाइस कि यहाँ पर सब स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अगर मान के चलो मुझे किसी स्टूडेंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है, किसी भी स्टूडेंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है, मान के चलो आपका कोई फ्रेंड होगा, है ना, मान के चलो आपका कोई फ्रेंड है जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, उसका नाम है, मान के चलो पारुल नाम है। क्या नाम है? पारुल। तो गाइस पारुल नाम है। अब आपका कोई फ्रेंड है पारुल, अब आपको क्या करना, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। ठीक है ना। आपसे कोई पूछा तो आप क्या कहोगे? वो बैठा है पारुल, ऐसे ही बोलोगे, है ना। अगर क्लास में कोई पूछेगा कि भाई पारुल कहाँ है, तो आप बोलोगे सर वो वहाँ पे बैठा हुआ है ना, पारुल वो वहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है ना। तो अब होता ये है कि गाइस अगर मैं क्लास के बाहर पूछूं, आपसे कोई क्लास के बाहर है, वो पूछ रहा है कि ये बताओ उस क्लास में पारुल कहाँ पे बैठी हुई है, तो आप बोलोगे सर ऐसा करना, 3rd रो पे चले जाना। ठीक है, 3rd कॉलम पे चले जाना, उसी में पारुल है। तो क्या ये पर्याप्त है? क्या पारुल उसमें मिल जाएगी? 3rd कॉलम पे जाएगी तो हो सकता है पारुल ये वाली है कि ये वाली कि ये वाली कि ये वाली, कौन सी पारुल है हम कैसे पहचानेंगे? तो अगर मैं केवल ये बोलूँगा कि सर आप जाइएगा 3rd रो पे, नहीं 3rd कॉलम पे, आपको पारुल मिल जाएगी, तो क्या इतना पर्याप्त है? क्या डाटा सफिशिएंट है? क्या इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है? नहीं ना। अगर आप केवल इतना बोलते हो कि सर आप जाइए 3rd कॉलम पे चले जाइए, आपको पारुल मिल जाएगी, तो हमने एग्जैक्टली उसकी लोकेशन को नहीं बताया है। ठीक है, तो हमको क्या बताना पड़ेगा? हमें कॉलम भी बताना पड़ेगा और रो भी बताना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर आप जाइएगा 3rd कॉलम पे और 4th रो पे। तो मैं जाऊंगा और मैं देखूंगा 3rd कॉलम पे 1 2 3, 3rd कॉलम पे कौन से रो पे? 1 2 3 4th रो पे, तो मुझे पारुल मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे पारुल की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, अगर मुझे पारुल की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, तो मुझे कॉलम भी पता होना चाहिए और रो भी पता होनी चाहिए। समझ रहे हो? देखो इधर, तो पारुल की लोकेशन कहाँ पे होगी? पारुल की जो लोकेशन होगी वो होगी 3rd कॉलम पे और 4th रो पे, 4th रो पे। ठीक है, ठीक है, 3rd कॉलम पे और 4th रो पे होगी। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम किसको लिखते हैं? पहले हम कॉलम को लिखते हैं, यानी कि 3,4। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पारुल की क्या है? पारुल की एग्जैक्ट लोकेशन है। याद रखना चाहिए कि याद रहे ये बात, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये 3 रिप्रेजेंट करेगा C फॉर कॉलम, और ये 4 रिप्रेजेंट करेगा किसको? ये 4 रिप्रेजेंट करेगा रो को। ठीक है ना। तो यानी कि पारुल की जो एग्जैक्ट लोकेशन होगी वो होगी आपकी 3rd कॉलम पे 4th रो पे। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलो एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ। यहाँ पर है अनु। ठीक है, इसका नाम है अनु। अब कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है अनु, और मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे अनु की लोकेशन बताओ, अनु कहाँ पर है, क्लास में कहाँ पे है, तो आप कैसे बताओगे? आप यही तो बोलोगे ना, सर एक काम कीजिएगा, आप 4th कॉलम पे चले जाओ, वहाँ पे अनु मिल जाएगी। 4th कॉलम में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो मैं अनु को कैसे पहचानूंगा? एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पाऊंगा? तो याद रखिएगा गाइस कि आप एक केवल कॉलम बता देंगे, ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए आपको कॉलम के साथ साथ आपको रो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अनु की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे होगी गाइस? अनु की जो एग्जैक्ट लोकेशन होगी वो होगी आपकी 4th कॉलम पे और 6th रो पे। ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर 4th कॉलम पे
और 6th रो पे होगी। और मैं इसको जो रिप्रेजेंट करता हूँ, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो होगा 4,6। 4 जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को और 6 जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रो को। ठीक है गाइस, आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को कैसे हम किसी भी स्टूडेंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। ठीक है ना, तो ये तरीका होता है। तो गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या है ना, क्या रिलेशन है, ये क्या बता रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या रिलेशन है। इसका रिलेशन है, अगर मैं अनु को एक पॉइंट मान लूँ, क्या मान लूँ, एक पॉइंट, और पारुल को भी एक पॉइंट मान लूँ। ठीक है, जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक पेपर है, ये क्लास की तरह तो है, यहाँ पे टीचर है आपकी, ये क्लास की तरह तो है। अब यहाँ पर अनु बैठा है, इसकी लोकेशन कितनी होगी, अभी मैंने बताया 4,6। ठीक है ना, 4,6। तो अगर एक पेपर है, मैं पेपर पे एक पॉइंट ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ और आपसे पूछता हूँ इसकी लोकेशन बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे, कैसे बताओगे। तो आपको लोकेशन बताने के लिए क्या करना होगा, आप ऐसे तो बता दोगे, कहोगे सर हाफ पेपर के ऊपर है, कुछ ऐसे बता सकते हो। कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं सर राइट साइड से पास में है ना, या लेफ्ट साइड से थोड़ा सा दूर में है ना, किस कॉर्नर से ज़्यादा दूर है, किस कॉर्नर से कम दूर है, ये आप बताओगे। ठीक है, तो ये राइट वे नहीं होगा, आप इससे एग्जैक्टली इस पॉइंट की लोकेशन को पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो उसको कैसे जानना है, यही चीज़ हम बता रहे हैं। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं पेपर वाला एग्जाम्पल, सो दैट एकदम से क्लैरिफाई हो जाए। तो देखो गाइस, जैसे मेरे पास है एक पेपर, ठीक है, एक प्लेन है, पेपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक प्लेन है, इस पर एक पॉइंट है, ये यहाँ पे। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे बतानी है, तो मैं कैसे बताऊंगा, इसी को रेने देकार्ते ने हमें बताना, मतलब इसी को डिस्क्राइब किया है उन्होंने। ठीक है ना, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको चाहिए तो ये जो बेस लाइन है, ठीक है ना, ये जो बेस लाइन है, इसमें से आपको देखना है कि ये कहाँ पर ऐसे आता है। ठीक है ना, तो 1 2 3 4, तो ये 4 पे आता है। और इधर से, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि 1 2 3 4 के आसपास है, ठीक है, नहीं कि फोर्थ लाइन, ऐसे मान के चलो लाइन खींची हुई है ये, ठीक है, ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। अच्छा, तो किस लाइन पे है ये पॉइंट, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, फोर्थ लाइन पे है। ये तो हो गया, यहाँ तक तो सही है, लेकिन हमने क्या करना, एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है कि हमारा पॉइंट कहाँ पे है। तो आप अगर ये बताओगे कि सर 4th पे है, तब तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, आपके लिए और इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए। ठीक है, और इन्फॉर्मेशंस आपके पास होनी चाहिए। 1 2 3 4th, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर ये 4th वर्टिकल लाइन पे और 4th हॉरिजेंटल लाइन पे है, यानी इसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन होगी वो होगी 4,4। ठीक है गाइस, तो किसी भी पॉइंट को ठीक है ना, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को बताना, यही हमें रेने देकार्ते ने बताया था, इसी को उन्होंने डिस्क्राइब किया था। इसीलिए उन्हीं के सम्मान में हमने जो है पूरे इस प्लेन का नाम, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उस पूरे प्लेन का नाम हम लोगों ने रख दिया है उन्हीं के नाम से ही, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन सिस्टम जो है हमने उनकी नाम के सम्मान में ही हमने रख दिया है। ठीक है गाइस, तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको ये इसके रिगार्डिंग सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और इसके जो बेसिक्स है वो आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है गाइस, अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर पाना चाहते हैं तो स्नैप सॉल्व के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।